नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की कंटिन्यू क्लास मैं करा रहा हूं। उसी के क्रम में यह भी साइंस का वीडियो है। जैसा कि साइंस का इससे पहले का जो वीडियो था उसमें आप लोग को मैं बताया था कि जो ये लाइट चैप्टर है ये थोड़ा लंबा है ना। ये चलेगा 2-3 वीडियो। तो ये दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ठीक ना। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से। आज हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से देखेंगे। परावर्तन के साथ अपवर्तन देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, उसके बाद वर्ण विक्षेपण देखेंगे जिसमें इंद्रधनुष वगैरह पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म पढ़ेंगे ही नहीं, प्रिज्म समझेंगे भी। देखिए मैं आप लोग के लिए प्रिज्म लेकर के आया हूं, तो इससे मैं दिखाऊंगा कैसे प्रकाश जो है वह विखंडित होता है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए मैं उत्तल लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये आपको दर्पण भी मैं लेकर के आया हूं, तो इससे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, परेशान मत होइए। इसमें आपको मैं लेज़र भी लेकर के आया हूं जो आपको पूरा मदद मिलेगा समझने में। और फिर एक कांच का स्लैब भी मैं लेकर के आया हूं जो कि प्रकाश का अपवर्तन, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं बिल्कुल इस क्लास में। तो बने रहिएगा, भागिएगा मत छोड़ करके, ठीक ना। तो चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने समतल दर्पण पढ़ा था, अच्छे से उसको आपने समझा कैसे उससे परावर्तन होता है। अब हम लोग अवतल दर्पण से परावर्तन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखिए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। जी हाँ, देखिए यहाँ मिरर और लेंस में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लेंस जो होता है वह इस पार से उस पार आप देख सकते हैं, लेकिन मिरर में इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लेंस भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको लेंस भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए अभी लेंस का जब हम लोग क्लास करेंगे, देखिए ये लेंस है ना, ये आपका लेंस दिख रहा होगा और ये आपका मिरर है। मिरर के इस पार से उस पार आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन लेंस के इस पार से उस पार आप देख ले रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देखिए मैं कैमरे के पास ले आता हूं, तो लेंस जब मैं लगा रहा हूं तो आप लोग देख ले रहे हैं, लेकिन मिरर जब मैं लगा रहा हूं तो आप नहीं देख पा रहे होंगे, है ना। तो लेंस और मिरर में फर्क है। बाकी हम लोग लेंस का वीडियो अगली बार जब चर्चा करेंगे तो उसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की जो आकृति है वह कैसी है, तो देखिए जो इसका परावर्तक सतह है यह धंसा हुआ है, और जो कलर है ये जो ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है ये कलर किया हुआ रहता है। जैसे देखिए यही है वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यहाँ से मैं नजदीक से दिखा दूं, जिसमें आप अपनी छाया आकृति या प्रतिबिंब देखते हैं वो सतह धंसा हुआ है, और दूसरा सतह जो है जो पेंटेड है वह सतह उभरा हुआ है, ठीक ना। यहाँ आकृति आपको ऐसी दिख रही होगी। ये जो जहां से आपको प्रकाश परावर्तित होती है जिस सतह से टकरा करके वो आपका धंसा हुआ है, और जो विपरीत वाला है जो कलर किया हुआ है वह सतह उभरा हुआ है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कॉन्वेक्स। जी हाँ, कॉन्वेक्स में इसका ठीक विपरीत होता है। कॉन्वेक्स में जो उभरा हुआ सतह होता है ये आपका परावर्तक सतह है, इससे टकरा करके किरणें परावर्तित होंगी, और जो पीछे वाला सतह जो कलर्ड होता है वह देखिए ये आपका धंसा हुआ है, और ये उभरा हुआ है। इसका मतलब ये उत्तल दर्पण है। जी हाँ, ये उत्तल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण है। देखिए दोनों में अंतर, ये धंसा हुआ है परावर्तक सतह, जहां से आप देखेंगे अपनी इमेज को ये धंसा हुआ है, और दूसरा जो है यह उभरा हुआ है। ये दोनों आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसका प्रयोग भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप बताएंगे कि सोलर कुकर में होता है, टार्च में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में होता है। अच्छा, गाड़ियों के हेडलाइट में या टार्च भी मैं लेकर के आया हूं। ये टार्च में कौन सा दर्पण लगा हुआ है, कौन सा दर्पण है? सबसे पहले आप ये बताइए कि इसमें दर्पण है कहां। बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि इसमें दर्पण है कहां, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसको मैं खोल रहा हूं। अगर आप लोग सोच रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये दर्पण है, ये वाला, बहुत लोग इसी को सोच रहे होंगे कि इसमें ये लगा था यही दर्पण है। तो दर्पण मैंने पहले ही बताया कि दर्पण के इस पार से उस पार आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको तो देख ले रहे हैं। ये दर्पण नहीं है, ये मात्र एक ऐसे ही शीशा है जो कि लगाया गया है। दर्पण आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक ना। तो ये वाला हम क्या बताएं कि जिसका परावर्तक जो सतह है
वह धंसा हुआ है। तो ये देखिए गड्ढा है ना, परावर्तक सतह यही है, लाइट निकलती है और इसी से टकरा करके ये केंद्रित होती है। अभी मैं उसमें बताऊंगा। तो ये कौन सा दर्पण हुआ? तो यह अवतल दर्पण हुआ, है ना। अवतल मतलब जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ हो। इसको मैं फिलहाल बंद कर लूं या रख देता हूं, फिर बंद करूंगा बाद में, ठीक ना। तो ये चीज आपने देख लिया। देखिए क्यों टार्च में इसका यूज करते हैं, टार्च में उत्तल का क्यों नहीं यूज करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहां समझिएगा अवतल का यूज क्यों किया जाता है, ठीक ना। जैसे यहां से कोई लाइट आप इस पर मारे, ठीक, लाइट मारे तो ये लाइट जो है ऐसे टकराएगी, यहां भी टकराएगी, यहां से टकरा के ऐसे जाएगी, यहां से टकरा के ऐसे जाएगी। तो लाइट को ये केंद्रित करती है। टार्च मारेंगे तो टार्च एक जगह पे फोकस करता है लाइट को। और अगर ये वाला अगर रख दिए टार्च में हम ये वाला रख दिए, इधर कलर है, ये वाला रख दिए, तो अगर यहां लाइट मारेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये फोकस नहीं करेगा, ये बिखर जाएगा। तो बिखर जाएगा तो आप चीजों को देख नहीं पाएंगे अच्छे से। इसलिए लाइट को केंद्रित करते हैं एक जगह पर, इस वजह से अवतल दर्पण का हम लोग टार्च में प्रयोग करते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा इसमें देखिएगा, सोलर कुकर में भी प्रयोग होता है। शेविंग दर्पण में जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में भी आप प्रयोग करते हैं किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। दाढ़ी बनाने में और गाड़ियों के हेडलाइट में, साइड मिरर की बात नहीं की जा रही है, हेडलाइट की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दंत विशेषज्ञों द्वारा, दंत जो विशेषज्ञ होते हैं वो दांत या फिर गला की चेक करते हैं ना, तो यही दर्पण लगाते हैं अवतल और इसी से चेक करते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है एग्जाम्पल, आपको यही पूछेगा, भैया टार्च की हेडलाइट, टार्च में या फिर हेडलाइट में या फिर सेविंग दर्पण में, सेविंग उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो आप बताएंगे अवतल दर्पण। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू मिरर, आपने देखा होगा गाड़ी में जो ड्राइवर होता है उसके बगल में पीछे का जो देखने के लिए होता है कि कौन सी वाहन आ रही है या नहीं आ रही है, साइड देने के लिए, साइड मिरर जिसको कहते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। या फिर सड़कों के अंधे मोड़ पर, अंधे मोड़ का मतलब देखिए क्या है कि जैसे एक मोड़ है, इधर से भी आ रहा है रास्ता और फिर इधर से भी आ रहा है, तो इधर वाले को इतना दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन ये उत्तल होता है। उत्तल का मतलब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बताया, तो ये इधर की भी चीजों को दिखाएगा और पीछे इधर जो है साइड थोड़ा इसको भी दिखा देता है ना, दूर वाले को भी दिखा देता है। तो जो सामने से आता रहता है उसको इधर की भी दिख जाता है और जो इधर से आते रहता है उसको इधर का भी जो मतलब कम दिख रहा है वो भी इसमें दिख जाता है। आपने अंधे मोड़ पर देखा होगा ऐसे लगा हुआ स्टील का या फिर किसी और चीज का बना हुआ होता है, तो वहां पर अंधे मोड़ पर किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा मिरर? तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। दो चीज आपने देखा। तीसरा है स्ट्रीट लैंप। आपने रोड में देखा होगा, रोड में एक लाइट लगा रहता है रोड पर, है ना, ऐसे खंबे में, उसमें आप देखेंगे कि उसका लाइट फोकस नहीं करता है टार्च की तरह, वो पूरा बिखर जाता है। तो क्यों बिखर जाता है? बिखरने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? उत्तल दर्पण। अभी हमने बताया कि इस पर अगर फोकस पड़ता है तो ये इधर 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 इधर, तो पूरा रोड को उजाला करना होता है। तो रोड लाइट में अगर पूछे तो आप बताएंगे उत्तल, और टार्च में पूछे तो बताएंगे अवतल। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसके उदाहरण भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जी हाँ, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना मार्ग परिवर्तित करती है थोड़ा सा, उसी को अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, यहां क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, या प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यह सघन माध्यम है, मान के चलिए कि नीचे इसका जो है वह जल है, ठीक, सघन माध्यम, और ऊपर है वायु यानी विरल माध्यम। तो प्रकाश जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से, सघन मतलब घना और विरल मतलब उससे कम घना, ठीक ना, विरल मतलब कम घना। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर, सघन से जब विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर,
और विरल से सघन में जाएगी, यानी कि कम घना से ज्यादा घना में जाएगी, तो अभिलंब की ओर, यानी कि ये अभिलंब मान के चलिए कि है, और विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, ये मान के चलिए अभिलंब है, ठीक। अब यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, ऊपर गैस है और नीचे है द्रव, ऊपर विरल है और नीचे सघन है। तो अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक। और अगर सघन से विरल में जाएगी, सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर निकल जाएगी। ऐसे होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर, और विरल से सघन में जाए तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब इसमें देखिए इसका उदाहरण से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा अपवर्तन के बारे में। तो मैं यहाँ पर कांच का स्लैब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कांच का स्लैब है, इससे हम प्रकाश को गुजारेंगे। यहाँ पर देखिए, ये मैं लाइट भी लाया हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपको, पहले मैं लाइट को ऑफ कर दूँ फिर आपको दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से देखिए जो लाइट आ रही है ये कांच के स्लैब से टकराने के बाद ये बेंड हो रही है, यहाँ मुड़ रही है। तो यही आपको प्रकाश का अपवर्तन होता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको आपने समझा, चूंकि ये है सघन माध्यम और जो जहाँ से हम लाइट जला रहे हैं यह है विरल माध्यम। तो विरल से जब सघन में गई है तो यह बेंड हो गई है, लाइट जो है यह मुड़ गई है, यही अपवर्तन कहलाता है, यही अपवर्तन कहलाता है। और इसका अब उदाहरण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना जो है यह अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त के बाद भी, जैसे सूर्यास्त हो जाता है तब भी आपको दिखाई देते रहता है सूर्य 2 मिनट तक, तो ये भी, या सूर्योदय के पहले सुबह आपको सूर्य लाल दिखाई देने लगता है ना, तो लाल दिखाई देता है वो अपवर्तन नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। दिखाई देता है वह अपवर्तन है, लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो लाल अगर रंग की बात की जाए तो बताएंगे प्रकीर्णन, ठीक। और पूछे कि सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तब आप बताएंगे अपवर्तन। फिर से एक बार कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, अपवर्तन में होता है सूर्यास्त या सूर्योदय के पहले बाद दिखाई देना, जैसे सूर्यास्त हो जाता है फिर भी 2 मिनट तक आपको सूर्य दिखाई देगा, ये है अपवर्तन। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण, लाल दिखाई देना, तब बताएंगे प्रकीर्णन। तो हम लोग अपवर्तन पढ़ रहे हैं। तो आप अगर पानी में देखते हैं एक छड़ अगर डालिए, तो जहां से छड़ पानी में गया है वहां से लगेगा कि मुड़ा हुआ है, तो मुड़ने की वजह आपने देखा क्यों मुड़ जाती है, तो इस वजह से। या मछली का ऊपर उठा दिखाई देना वास्तविक दूरी से, जैसे यहां रख दिए, अब इस पर रखते हैं तो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना। शीशा या पानी में भी देखेंगे तो आपको कुछ ऊपर उठा दिखाई देगा। जैसे एक गिलास या बर्तन ले लीजिए, उसमें सिक्का डाल दीजिए, तो सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से लगेगा कि ऊपर है, पानी का लेयर बहुत कम है, तो ये भी रीजन है अपवर्तन का ही, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहां ध्यान दीजिएगा आप। चले, हीरे का चमकना किसकी वजह से, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, ठीक। मरीचिका का बनना, आप लोग कभी रेगिस्तान में नहीं गए हैं, लेकिन अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि जब आप देखेंगे दूर तो लगेगा कि पानी है, लेकिन जब पास जाएंगे तो पानी नहीं दिखाई देगा। जो वहां मृग होता है, इसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, मृग होता है, वो पानी की तलाश में रेगिस्तान में जाता है तो उसको दूर दिखाई देता है, लगता है पानी है, फिर जाता है वहां तो उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे करके ये पूरा रेगिस्तान में घूमते रहता है पानी की तलाश में। या फिर इसका एक और उदाहरण आप लोग देखते होंगे, जब अच्छी जो हाईवे होती हैं, अच्छी बनी हुई चिकनी सतह वाली, उस पर आप जब चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे सड़क पर कहीं पानी जमा हुआ है, लेकिन अब पास में जाते हैं तो पानी नहीं दिखाई देता है, वहां भी यही कारण है। चटका हुआ कांच का चमकना, चटका हुआ कांच मतलब कांच में अगर दरार आ गया तो यहां आपको चमकती हुई दिखाई देगी, यह भी इसी का कारण है, ठीक। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के रूप में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, TIR का, ठीक ना। और एंडोस्केप,
एंडोस्कोप, एंडोस्कोप जो डॉक्टर जांच करने के लिए रखते हैं, एंडोस्कोप, उसमें भी यही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक ना। अब चलते हैं वर्ण विक्षेपण। सीधी भाषा में कहिए कि सीधी भाषा में इसको कहिए कि प्रकाश की जो टूटने की घटना है 7 रंगों में, वही वर्ण विक्षेपण है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में टूटना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहां हम लोग बताएंगे आपको अभी। ठीक ना। इसमें रंग जो कलर में बंटता है कौन कौन सा होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल, 7 रंग होता है, जिसको आप क्रम से याद रखेंगे। बैजानी है पिनाला, याद रखने के लिए बैजानी है पिनाला आप याद रखिएगा। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यहाँ पर कोई बैनिया पिनाला बोलेगा, लेकिन नहीं, आपको जो एग्जैक्ट याद रखना है वह बैजानी है पिनाला याद रखना है, बैनिया पिनाला नहीं रखना है। ठीक ना। इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 4000 से 7800 के मध्य होता है लगभग में। ठीक ना। इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण भी होता है, समझिएगा, सेंटेंस को समझिएगा। इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण भी होता है, मतलब और भी कुछ होता है। वर्ण विक्षेपण तो होता ही है, और भी होता है, हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखिए प्रिज्म, प्रिज्म से हमने प्रकाश गुजारा, श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, कोई दूसरा प्रकाश गुजारेंगे तो नहीं, जैसे ये हरा प्रकाश गुजारेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में टूटेगा। जब 7 रंगों में टूटेगा तो सबसे ऊपर आएगा लाल और सबसे नीचे आपका आएगा बैगनी। देखिए ये जो है सबसे नीचे आएगा बैगनी। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा झुक रही है, यहां से जब चली तो साथ में, लेकिन सबसे ज्यादा झुक रही है बैगनी और सबसे कम जो झुक रही है वह है लाल। तो श्वेत प्रकाश से गुजरने पर सबसे कम कौन सा रंग झुकता है अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे। देखिए कहाँ, हाँ मार्कर है तो हाथ में लिए हैं फिर भी ढूंढ रहे हैं। सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे कौन है, बैंगनी। ठीक ना। बैंगनी, फिर होगा ये जामुनी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बैजानी, फिर नीला हो जाएगा बैजानी, हाँ, फिर हरा हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा और फिर नारंगी हो जाएगा और फिर लाल हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को मैं पढ़ाते देखा हूं तो उसमें उन्होंने प्रिज्म को गलत तरीके से बताया है। वो अगर हमारा वीडियो देख पाए तो सुधार कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही को सब आता है। देखिए तो उन्होंने क्या गलती की है कि प्रिज्म से जब लाइट गुजार रहे थे ना तो वो ऐसे गुजार रहे थे, फिर यहाँ से ऐसे गुजार रहे थे, ऐसे गुजार रहे थे, ऐसे गुजार रहे थे, ऐसे गुजार रहे थे। तो उनको मैं बता दूं कि जो लाइट होगी तो यहाँ से भी मुड़ेगी, क्योंकि ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तब भी मुड़ेगी, तो यहाँ से भी मुड़ना होगा, यहाँ से भी लाइट को मोड़ना होगा, यहाँ से भी लाइट को मोड़ना होगा। जैसे हमने यहाँ से मोड़ा है, देखिए यहाँ से सीधा गई है लेकिन फिर थोड़ा सा बैंड हुई है, थोड़ा सा बैंड हुई है। तो ये तरीका गलत है, ये वाला तरीका से लाइट को गुजरना होता है। तो जो भी बताए हैं अगर वो हमारा वीडियो देख पा रहे हो किसी माध्यम से तो सुधार लेंगे। और बड़े बड़े टीचर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं। तो मैंने देखा तो उन्होंने ऐसे बताया था। तो आपने देखा सबसे कम जो मुड़ रही है लाइट वह लाल है और सबसे ज़्यादा जो मुड़ रही है वह है बैगनी। बाकी आपने देख लिया बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक ना। अब देखिए लाल क्यों ज़्यादा मुड़ रही है, लाल क्यों कम मुड़ रही है और बैगनी क्यों ज़्यादा मुड़ रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वह लाल रंग की होती है। ध्यान दीजिएगा, हूबहू पूछता है, ऑप्शन दे देगा निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे लाल। सबसे कम किसकी है भैया, तो बैंगनी है। ठीक ना। और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो बैंगनी का होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का होता है। अब यहां पर समझिएगा, ये प्रकाश की लाल तरंग है, तो तरंग आपको पता है प्रकाश अनुप्रस्थ है, ऐसे 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 चलती है। ठीक ना। तरंग दैर्ध्य कहते किसको है, ध्यान दीजिएगा। तरंग दैर्ध्य को अंग्रेजी में वेव लेंथ कहेंगे। लेंथ की मतलब इसकी लंबाई हो गई है ना, तो यहां से जो यहां तक है यही है वेव लेंथ। दो श्रृंग, इसको श्रृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी है यही वेवलेंथ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाल जो है रंग, इसका वेवलेंथ अधिक है, मतलब ज्यादा है। और जो नीला है इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कि नहीं।
फिर से समझिएगा, लाल की जो वेवलेंथ है यह अधिक है और नीला का जो वेवलेंथ है वह कम है। अब मान के चलिए कि ये वायु में खुले वायु में, आसमान में बहुत सारा धूल कण होता है या और भी धुआं वगैरह और भी पार्टिकल होता है। तो मान के चलिए कि बहुत सारा ऐसे ऐसे धूल कण है, ठीक। तो एक धूल कण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतनी दूरी में 14 बार टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? टकराई ना। यही धूल कण यहां भी है, तो ये कै बार टकराएगी? 1 2 3 4 5, ये खाली 5 बार टकराई। तो भाई जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा बिखरेगा भी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ कम है और ये ज्यादा बार इसका श्रिंग और गर्थ है। तो ज्यादा बार टकराएगा तो ज्यादा बिखरेगा, ज्यादा बिखरेगा इसका मतलब ज्यादा प्रकीर्णन होगा इसका। ये कम बिखरेगा तो कम प्रकीर्णन होगा, कम बार टकरा रहा है इसका श्रिंग तो कम बिखरेगा, कम प्रकीर्णन। तो कम प्रकीर्णन पूछे तो बताएंगे लाल, ज्यादा प्रकीर्णन पूछे तो बताएंगे बैगनी, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी। आप इसको अच्छे से समझ गए। प्रिज्म भी मैं आपको यहां दिखा दूं। देखिए ये होता है प्रिज्म। हालांकि यहां पर श्वेत प्रकाश से दिखेगा नहीं, लेकिन इसको मैं अलग से एक वीडियो बना करके दिखाऊंगा कि इसमें से कैसे रंग जो है वह टूटता है। इस पर भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा श्वेत प्रकाश में ले जाकर के। फिलहाल आप देख लीजिए, यही होता है प्रिज्म, है ना। जिन्होंने नहीं देखा, बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ये था। अब चलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में जो घटना होती है, एक पूछता है कि इंद्रधनुष में कौन सी घटना नहीं होती है। यहां पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इंद्रधनुष में देखिए अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। विक्षेपण मतलब रंगों का टूटना, है ना। टूट रहा है, 7 रंग में दिखाई दे रहा है तो विक्षेपण हो ही रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता ही है, परावर्तन होता ही, घटना हो रही है। यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ध्यान दीजिएगा, यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। कौन? इंद्रधनुष। लाल रंग बाहर की ओर होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग अंदर की ओर होता है। तो आपको प्राथमिक ही ज्यादा पूछा जाता है तो बताएंगे लाल रंग बाहर की ओर होता है, क्योंकि लाल सबसे कम झुकता है। लाल सबसे कम झुकता है, यह प्राथमिक होता है, ठीक ना। यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अगर मॉर्निंग के टाइम में आपको कोई पूछे एग्जाम में कभी आ जाए कि सुबह के 8 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप कहां बताएंगे? भाई सूर्य पूरब में है तो विपरीत बनेगा, पश्चिम। अगर पूछ दे कि दिन के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा, तो आप बताएंगे भाई सर बताए थे कि सूर्य के विपरीत। अब 12 बजे तो सर पे है तो इंद्रधनुष धरती पर तो दिखेगा नहीं। तो दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, ये भी नोट कर लीजिए। दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। शाम के 4-5 बजे कहां दिखाई देगा? आपको पता है कि सूर्य के विपरीत दिखता है, तो सूर्य 4-5 बजे पश्चिम में होगा। पश्चिम में होगा तो आपको दिखाई देगा पूरब में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। अब चलते हैं प्रकीर्णन के बारे में। कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। आपने देखा कणों से टकरा करके और प्रकाश फैल रहा है, वही तो प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो बताएंगे ना कि वेवलेंथ पर। अगर सर वेवलेंथ ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा है यानी कि श्रिंग और ग्रथ जो है की संख्या कम जा रही है ना। वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब कि जो प्रकीर्णन होगा वह कम होगा, कम टकराएगी। वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है मतलब ज्यादा ये जिगजैग बना रही है कि नहीं, इसका मतलब ज्यादा बार टकराएगी भी। ये ज्यादा टकराएगी तो ज्यादा बिखरेगी। ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रकीर्णन है वह वेवलेंथ पर निर्भर करता है। वेवलेंथ अधिक है यानी कि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन जो है वह कम होगा, और तरंगदैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका उदाहरण पूछता है कि आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला। नीला क्यों दिखता है? क्योंकि लाल जो है वह कम झुक रही है। आपने देखा लाल का वेवलेंथ ज्यादा है तो यह कम फैलती है, कम टकराती है, और नीला जो है टकरा करके पूरे आसमान में बिखर जाता है। इस वजह से पूरा आसमान आपको नीला ही दिखाई देता है। समुद्र का भी पानी उसी वजह से आपको नीला दिखाई देता है, ठीक ना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, क्योंकि बाकी जो कलर है वह बिखर जाता है। लाल जो है वह बिखरता नहीं है, केवल लाल कलर जो है वह दिखाई देता है। लाल कलर आपको दिखाई देता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर तो दोपहर को क्यों नहीं लाल दिखाई देता है? दोपहर को भी तो सारे कलर बिखर जाते होंगे कि खाली शाम और सुबह ही बिखरते हैं? तो जी नहीं, दोपहर को भी बिखरते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो दूरी है
दोपहर में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम जाती है, तो कम दूरी होने की वजह से नहीं बिखरता हुआ आपको दिखता है। शाम और सुबह के समय दूरी अधिक होती है सूर्य और पृथ्वी की, तो ज़्यादा दूरी की वजह से सारे कलर जो होते हैं भी बिखरते हैं और अच्छी मात्रा में बिखरते हैं, इस वजह से लाल आपको दिखता है, बाकी कलर नहीं दिखता है। वहीं दोपहर में आपको सारे कलर कम बिखरते हैं, ना के बराबर, है कि नहीं, क्योंकि दूरी कम जाती है। दूरी कम जाने की वजह से आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। तो अवरोध से मुड़कर प्रकाश का आगे जाना, ये होती है विवर्तन की घटना। जैसे आप पेड़ के पत्तियों को देखते हैं तो पेड़ की जो पत्ती की परछाई होती है वह बिल्कुल राउंड शेप में दिखाई देगी। कहीं के पत्तियों में आप देखिएगा कट कट टाइप का होता है, कट बना, लेकिन उसकी परछाई में वैसा नहीं होता है। तो इसी घटना को विवर्तन कहा जाता है कि मुड़कर प्रकाश अपने अवरोध से मुड़कर भी जाती है। इस घटना को देखिए। अब चलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण ये होता है साबुन के बुलबुले का चमकना। एग्जाम में पूछता है कि साबुन का बुलबुले चमकता है, क्यों चमकता है, तो बताएंगे विवर्तन के कारण। किसके कारण, विवर्तन के कारण। पानी की सतह पर तेल का चमकना, आपने बरसात में देखा होगा कि पानी जमा है, वहां अगर तेल उल गिर गया या गाड़ी का मोबिल गिर गया तो चमकते हुए दिखाई देगा, तो ये भी विवर्तन के कारण। सीडी कैसेट अब तो नहीं चलता है, पहले चल रहा था सीडी कैसेट, वो चमकते रहता था, वो भी विवर्तन के कारण ही होता है। अब कुछ अपवर्तनांक हैं जिसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वायु का अपवर्तनांक पूछता है 1.0003 यानी कि 1.0003 होता है इसका अपवर्तनांक। जल का बात करें 1.33, बर्फ की बात करें 1.31 और अल्कोहल की बात करें 1.36, केरोसिन की बात करें 1.44 और आखिरी में हीरा की बात करते हैं तो 2.42 और तारपीन का तेल जो है वह 1.47। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। एंजॉय ही नहीं, समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दिया करिएगा प्लीज, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे और हमें ऊर्जा मिलेगी, मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं बता तो रहा हूं अच्छे तरीके से ही, लेकिन जब आप लोग ज़्यादा देखेंगे तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा और उसके बाद और नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के साथ आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा, ठीक ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ठीक से समझा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, सब कुछ समझा होगा अच्छे से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।